तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर आ रही है हमारे देश के अंदर इनॉग्रेट हुए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट से, जो पिछले कई दशकों से फंसा हुआ था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कुछ सालों पहले शुरू हुआ और अब 825 करोड़ रुपए की कीमत से बन गई है सेला टनल, जिसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन ट्यूब टनल है जो 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। यानी कोई भी टनल ऐसी नहीं है जो इससे ज़्यादा हाइट पर मौजूद होगी इतनी सारी लेंथ के साथ। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी कम कीमत में बनाई गई है। जितना डिफ़िकल्ट ये टेरेन है, जितना डिफ़िकल्ट ये क्लाइमेट है, यहाँ पे जो लोकेशन ये है, इसकी हिसाब से 825 करोड़ में इसको बना लिया गया। वैसे इस प्रोजेक्ट को जब इनॉग्रेट किया गया तब हमारे पीएम के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों के अंदर टोटल 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर या तो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया या इनॉग्रेशन किया गया। मैंने कल के न्यूज़ में भी कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें से कवर किए थे। एक और अगर बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 125 फीट ऊंचा अहोम राज्य के जनरल लचित बुरफुकान का एक स्टैचू भी जो है वो जोहरत के अंदर लोगों के लिए समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सब इनॉग्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई से, जहाँ पर एफकॉन्स ने जीत लिए है बिड धर्मतर क्रीक ब्रिज बनाने के लिए, जो मुंबई के अंदर नहीं लेकिन मुंबई के थोड़ा पास में होगा। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ब्रिज है क्योंकि ये रेवस और करंजा, ये जो दो लोकेशन से इनको जोड़ने का काम करेगा और 2.04 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज होने वाला है, जिसके ऊपर 4 लेन्स होंगे और ये स्टेट हाईवे SH4 का हिस्सा बनेंगे। अब दोस्तों ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो अलीबाग के साइड वाला रीजन है मुंबई से, वो थोड़ा कटा हुआ है। यहाँ पर करेंटली ब्रिजेस एग्जिस्ट नहीं करते, जिसके कारण यहाँ पे लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है फेरीज के जरिए। हालांकि ये ब्रिज बनना चाहिए था कई दशकों पहले, लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं या फिर तो काइंड ऑफ एक पॉलिटिक्स चलता है, फेरीज के बीच में ट्रेन वगैरह नहीं आने दी जाती, ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए फाइनली ब्रिज को अप्रूव कर दिया गया है। होपफुली जो है ये बन जाएगा और 2.95 ईयर का पीरियड दिया गया है इसी कंस्ट्रक्शन के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इनके द्वारा इनॉग्रेट होने वाला है स्टेट का पहला ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये बना है और ये जो बढ़ती ईवी सेक्टर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो स्कूटर फैक्ट्री होगी ये जानी जाएगी द M7 नाम से, जो इंडिया का पहला मल्टी यूटिलिटी स्कूटर का ऐसे कंपनी ने कहा है। अलग अलग वेरिएंट्स उसके होंगे और काइंड ऑफ एक न्यू कंपनी है। अगली खबर दोस्तों आ रही है CM ऑफ ओडिशा की तरफ से, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर और इंडोर एक्वेटिक सेंटर, जो कि बना है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। तो दोस्तों कलिंगा स्टेडियम भी खुले अब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इनफैक्ट उसका अपग्रेडेड वर्जन खुले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और यहाँ पर वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप वगैरह भी होस्ट की गई थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और इसी पूरे कैंपस के बीच में अभी ये दोनों सेंटर्स भी खुले हैं, जो ऑब्वियसली उड़ीसा जैसे स्टेट के अंदर और देश भर के अंदर जो एथलीट्स प्रैक्टिस एंड ट्रेन होना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली मेट्रो से, जिन्होंने अनवील किया है एक इंडिजीनियस क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर टेलर है दिल्ली मेट्रो के लिए और इसे इंडिजीनियसली ही डेवलप किया गया है। और इसके वजह से जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है ये 417 पेड़ों से जो कागज बन सकता था और बन रहा था इस सारे पेपर वर्क के लिए, उसको बचाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है, लोको पायलट्स हो गए, दूसरे ऑफिसर्स वगैरह हो गए, इनको पहले पेपर में अपडेट करना पड़ता था कि उनकी शिफ्ट्स कैसी चल रही है, क्या है यहाँ पे काम, उनके एसोसिएटेड टास्क वगैरह मेंशन करने पड़ते थे, जिसकी वजह से पेपर वर्क काफ़ी बढ़ता था। 5 लाख पेजेस लग जाते थे साल के, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से डिजिटाइज कर दिया गया है। होना ये काफ़ी पहले चाहिए था, लेकिन कुछ देरी के साथ ही क्यों ना हो, यह फाइनली कर लिया गया है। अच्छे आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो शिखर कुमराय पूछते हैं, वाई स्टेट गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंटिंग ई ऑफिस सिस्टम इन स्टेट्स। तो देखो यार, एक सिंपल जवाब है। अभी यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेरे राज्य के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। यहाँ पर पुश तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और इनफैक्ट कभी कभी स्टेट का जो ऊपर का लेवल होता है उसकी तरफ से भी, कि जितना हो सके उतना पेपर वर्क को इलेक्ट्रॉनिक या ई कर दिया जाए, ये ऑफिस सिस्टम लगाया जाए। लेकिन जो लो लेवल पे बैठे हुए अधिकारी है ये चीज़ होने देना चाहते ही नहीं और इस चीज़ का बहुत तड़जोड़ विरोध होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे यहाँ पर आपको देखने मिलता है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इसको ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनफैक्ट थर्ड पार्टीज को भी परमिशन दी गई थी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में लोगों को फॉर्म भर के दे सकते हैं, जो कि इशू बाद में लोकल ऑफिस से होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसका जैसे जो चाय पानी का सिस्टम होता है, लोकल छोटे वाले
ऑफिस में वो खत्म हो जाता है, प्रोटेस्ट देखने मिले, स्ट्राइक्स देखने मिले और गवर्नमेंट ने चीज़ों को पीछे ले लिया। बड़े चीज़ें जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन होता है कुछ चीज़ों का लैंड ट्रांसफर्स के दौरान, इसके अलावा जो 7/12 डॉक्यूमेंट होता है जो ज़मीन के अंदर ट्रांसफर्स के लिए होता है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने ई पोर्टल बनाया था, किसी भी ऑफिसर को मिलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मशीन्स भी लगाई थी जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी स्ट्राइक्स के ज़रिए, यूनियंस के ज़रिए, विरोध के ज़रिए बंद कर दी गई। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के अंदर की अथॉरिटी के हिसाब से हम बात करें, कानून के हिसाब से बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो सकती है, लेकिन फोर्सफुली कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर नहीं सकती। उसके लिए पूरा कानून बनाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को कितनी तत्पर है कानून बनाने के लिए ये हम नहीं जानते, लेकिन कानून न होने के कारण स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं तो स्टेट की मर्जी है इन चीज़ों को करने की। और ऑब्वियसली जो स्टेट के अंदर जो मर्जी होती है वो ज़्यादातर अच्छे इंटेंशन के साथ में नहीं होती है, स्पेशली जब ये ऐसे डिपार्टमेंट्स की बात आती है। इस वजह से ई ऑफिस सिस्टम आपको बड़े स्कीम्स में इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ जाएगा, जैसे किसान स्कीम्स हो गई, लोन वेवर स्कीम्स हो गई, कई ऐसी दिक्कतें हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो छोटे लेवल पे छोटा करप्शन होता है वहाँ पे दिक्कत देखने मिलती है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि जो फसलों का नुकसान हो जाता है अनक्लाइमेटिक रेन की वजह से, यानी अचानक अगर बारिश वगैरह हो गई सीजन के बाहर और अगर फसल बर्बाद हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने सिंपल चीज़ की थी, एक ऐप लॉन्च किया था और कहा था कि जो फसल बर्बाद हुई उसका फोटो निकाल के दीजिए, जिसमें पूरा मेटा डेटा आ जाएगा कि लोकेशन क्या है, डेट क्या है फोटो की, क्योंकि फोटो में सारा इन्फॉर्मेशन आता है आजकल। लेकिन उसका भी विरोध किया गया कि हम फोटो कैसे निकालें, और ये रीजन दिया गया कि किसान जो है वो फोटो निकाल नहीं सकता, जो कि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो हमारे देश के अंदर आज के डेट में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कितना है और उसके हिसाब से ये चीज़ें जो है वो कहाँ पर पहुंची हुई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक एलिमेंट बचता है करप्शन का, ये इन चीज़ों को रोकता है। लेकिन गवर्नमेंट को कभी ना कभी बड़े लेवल पे कोई स्ट्रिक्ट कानून लाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है कंपलसरी करनी पड़े, ना कि ऑप्शन रहे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकती हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में से ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप पे, और मिलेंगे अगले वीडियो में।